हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन अपर्णा बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर सेल। तो सेल जब हम पढ़ना शुरू करते हैं यानी कोशिका, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या चीज़ होती है। तो सेल इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ये जीवन की इकाई है। हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जो घर है वो ईंटों से मिलकर के बना है। तो ईंट क्या हो गई, हमारी घर की यूनिट हो गई, इकाई हो गई। तो एक एक ईंट करके हमारे घर का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से हमारी जो बॉडी है, चाहे वो प्लांट बॉडी है, प्लांट सेल है, प्लांट बॉडी है या एनिमल बॉडी है, हर एक जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर किससे मिलकर के बना हुआ है होता है, सेल से मिलकर के बना होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये यूनिट ऑफ लाइफ है। अब सेल की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उसके अंदर पाए जाने वाले जो सेल इंक्लूजन है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसकी खोज करने वाले को साइंटिस्ट थे, उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कि रॉबर्ट हुक जो थे 1665 में सबसे पहले उन्होंने सेल को देखा था। उन्होंने कॉर्क की पतली से एक स्लाइस देखी, उसमें उन्होंने चैम्बर लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स देखा जो कि वास्तव में डेड था, केवल एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड था और अंदर कुछ नहीं था, खाली था। तो उसका उन्होंने नाम दिया, सेल नाम दिया। फिर एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने लिविंग सेल की स्टडी की। उन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें उन्होंने लिविंग सेल की स्टडी की। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। और पुरकिंजे जो थे उन्होंने देखा कि सेल के अंदर कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, जिसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म मीन्स विथ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, उसको प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं। यदि प्रोटो न्यूक्लियस हटा दिया जाए तो उसको हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। फिर सेल थ्योरी जे स्लीडन और थियोडोर श्वान ने दी। जे स्लीडन एक बॉटनिस्ट थे और थियोडोर जो श्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। दोनों सेल पर वर्क कर रहे थे और दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी दी। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि हर एक जो बॉडी है, जो उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेल से मिलकर के ही बना हुआ होता है। यानी वो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, और सारी जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, चाहे वो प्लांट में होने वाली है या एनिमल में होने वाली है, सब परफॉर्म कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया। सेकंड, उन्होंने बताया कि वास्तव में सेल जो है वो एक प्रोटोप्लाज्म का मास है, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, जो कि क्या है, मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। इट इज कॉल्ड दी सेल। यदि हम सेल वॉल, प्लांट सेल की बात करते हैं, तो उसके बाहर एक और सेल वॉल की कोट पाई जाती है, सेल वॉल पाया जाता है। यदि हम देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो बोथ आर सिमिलर, लगभग लगभग सब समान है। बट सम कुछ सेल ऑर्गेनाइज हैं वो डिफरेंट है, कुछ कुछ डिफरेंस है उनमें, वो हम आगे देखेंगे। पर ज़्यादातर चीज़ें दोनों की सेम है, फंक्शन भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है। एक चीज़ उन्होंने ये बताई कि जो सेल जो होता है वो हेरिडिटरी यूनिट है। हेरिडिटरी यूनिट है मीन्स जो एक सेल से जब न्यू सेल्स डिवाइड होकर के न्यू सेल्स बनती है, डिवीज़न होता है, नई नई सेल्स बनती है, या एक पेरेंट से जब न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, तो जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं। तो वो चूँकि वो सेल के माध्यम से ही जाते हैं, सेल में न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होता है, जो इस हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को एक सेल से दूसरे सेल में या एक पेरेंटल सेल से ऑफस्प्रिंग सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, हेरिडिटरी यूनिट, यानी इसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ये चीज़ें किसने बताई, जे स्लीडन और श्वान ने। एक चीज़ उन्होंने बताई कि सेल जो है वो अपने आप जन्म ले लेती है, जैसे एक क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल जैसे होता है या रवा बनता है उस तरीके से बन जाती है, या पुराने सेल की न्यूक्लियस से नई सेल बन गई। तो ये चीज़ें जो थी वो गलत साबित हुई, और उसको जब मॉडर्न थ्योरी दी गई, सेल की न्यू मॉडर्न थ्योरी बनाई गई, तो उसमें इन जो ये 4 पॉइंट्स आपके दिए हैं वो तो सेम टू सेम है, एज इट इज़ है। उसमें न्यूज़ और कुछ पॉइंट्स आप जोड़ लीजिएगा। जैसे उन्होंने ये बताया, न्यू सेल्स ने ये बताया कि कोई भी सेल जो है वो अपने आप नहीं जन्मती, अपने आप नहीं बनती। न्यू सेल्स जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती है, यानी पहले से जो कोशिका थी, पहले से जो सेल्स था उसके जरिए ही बनती है। पेरेंटल सेल से ही न्यू ऑफस्प्रिंग की सेल्स जो बन रही है वो उससे ही बनी होती है। तो एक चीज़ वो चीज़ था। और फिर उन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म में कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो है जो न्यू सेल्स में ट्रांसफ़र करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को। और हर एक जो सेल होती है वो टोटीपोटेंट होती है। टोटीपोटेंट होती है मीन्स एक सेल से पूरे एक नए बॉडी का स्ट्रक्चर हो जाता है। या जैसे कि हमने टिश्यू कल्चर में, प्लांट सेल में देखा कि एक सेल जो होती है वो पूरे एक न्यू प्लांट को बनाने में सक्षम होती है। उसमें ये कैपेबिलिटी होती है एक सेल में कि वो न्यू बॉडी को फॉर्म कर ले। तो ये कहलाता है टोटीपोटेंसी का पावर, जो कि न्यू मॉडर्न सेल थ्योरी में दिया गया।
तो आप ये दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा मॉडर्न सेल थ्योरी। अब यदि हम साइज़ की बात करते हैं तो जो सेल्स होती है वो काफ़ी छोटी भी होती है, 0.μ तक होती है, और यदि हम बड़े की बात करें तो 3 to 4 μ तक हो सकती है, यानी 0.001 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 175 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। यदि हम अपनी बॉडी के नर्व सेल की बात करते हैं तो ये अबाउट 90 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, कभी कभी ये हमारे हेड टू टो तक की लंबाई की भी होती है। ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल मानी जाती है, जो 175 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। एस्टेबुलेरिया जो कि एक एल्गी है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। शेप की यदि हम बात करते हैं तो शेप भी डिफरेंट होता है, राउंड हो सकता है, ओवल शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, क्यूब के शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, ऐसे कई टाइप के शेप इसमें हो सकते हैं। तो ये अब इसके बाद हम देखते हैं, जब सेल इतना हमने सेल का देख लिया तो अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज सेल? सेल की डेफिनेशन। तो सेल जो है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जब इतना हमने थ्योरी पढ़ लिया तो हम इस आधार पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट है? तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किससे हुआ है? मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। एक एक सेल मिलकर के क्या बना ली? टिश्यूज़ बनाए। जो सेम फंक्शन और सेम स्ट्रक्चर के सेल्स होते हैं वो मिलके टिश्यूज़ बना लेते हैं। सेम टाइप के फंक्शन करने वाले टिश्यूज़ जो होते हैं वो मिलके और बॉडी बना ऑर्गन बना लेते हैं, अंग बना लेते हैं, कोशिका अंग जिसको अंग बोलते हैं। और सेम फंक्शन करने वाले जो अंग हैं, ऑर्गन हैं, वो मिलकर के एक सिस्टम बना लेते हैं। जैसे जो डाइजेशन का काम कर रहे हैं वो सारे ऑर्गन आपस में मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिए। जो रेस्पिरेशन का फंक्शन कर रहे हैं वो सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लिया। एक्सक्रीशन का जो काम कर रहा है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बना लिया। तो ऐसे इस तरीके से क्या बन जाता है, एक हमारे सिस्टम्स बन जाते हैं और सारे सिस्टम्स आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस तरीके से सेल क्या है, वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेकंड वन है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट यानी काम करना। तो हम काम कौन कर रहा है भाई? बॉडी में जितनी फंक्शन हो रहे हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो, ऐसे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही। प्लांट सेल की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रहा है। इसलिए सेल क्या हुआ? फंक्शनल यूनिट भी कहलाया। तो हम इजी वे में इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये हुआ इसका सेल का बारे में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार की होती है? तो पहला हम ये देख सकते हैं कि सेल की जो प्रेजेंस है, कहाँ उपस्थित है। वही सेल प्लांट में प्रेजेंट है तो हम उसको कह देते हैं प्लांट सेल, और वही सेल यदि एनिमल में प्रेजेंट है तो हम उसको कह देते हैं एनिमल सेल। परंतु कुछ डिफरेंस है दोनों में। तो क्या डिफरेंस है? फर्स्ट है सेल वॉल का डिफरेंस है। प्लांट सेल जो होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। यदि हम फंजाई की बात करते हैं तो वो काइटिन की बनी होती है। एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, टोटली एब्सेंट होता है। परंतु मॉडर्न रिसर्चेस में ये बताया गया है कि सेल वॉल की जगह पर सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक सेल कोट मिलता है जो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। सेकंड वन है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनेल्स है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स मिलते हैं, क्लोरोफिल। और ये क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं, सनलाइट को लेते हैं और उस सनलाइट के जरिए ही क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है केवल प्लांट सेल में होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में ही मिलता है। और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस होने का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए एनिमल सेल कैसी होती है, हेटेरोट्रॉफिक नेचर की होती है, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होती है, प्लांट सेल पर आश्रित होती है। जबकि एनिमल प्लांट सेल की बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना फूड खुद फॉर्म कर सकता है, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक हो गया। फिर सेंट्रोसोम की यदि हम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट आता है, तो प्लांट सेल में ये टोटली एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। यदि हम वैक्यूल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल में लार्ज होता है और सिंगल वन होता है, सेंटर में होता है, काफ़ी बड़ा एरिया प्लांट सेल का ये कवर कर लेता है। और एनिमल सेल की बात करते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत से होते हैं। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो प्लांट सेल में होते हैं लेकिन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेस होते हैं। यदि एनिमल सेल की बात करते हैं तो इसमें मोर है, ज़्यादा है उसकी अपेक्षा, है ना, कंपेरेटिवली।
प्लांट सेल की यदि हम बात करते हैं, मिडिल लैमेला की बात करते हैं, तो मिडिल लैमेला प्लांट सेल में इसका ये होता है ये, और जब सेल डिवीजन के समय में इसका ये निर्माण होता है, यानी जो सेल जब डिवाइड होती है तो बीच में एक सेप्टा का निर्माण हो जाता है, लैमेला बनता है, और इस तरीके से एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड होती है। जबकि एनिमल सेल में इस तरीके से नहीं होता, बल्कि उसमें सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा नॉचेस बनती जाती है, वो धीरे धीरे गहरी होती जाती है और फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उसका तरीका अलग है। तो यहाँ सेल मिडिल लैमेला जो है इसमें एब्सेंट होती है। अब यदि हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव है ना, प्रारंभिक, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस जो होता है प्रिमिटिव टाइप का होता है वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल, और ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस जो होता है कैरियन यानी न्यूक्लियस जिसमें किसी डेवलप्ड टाइप का होता है वो कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल, अब इसमें हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट है साइज का डिफरेंस है, तो वेरी स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज है, 0.5 मिलीम्यू से लेकर के 100 मिलीम्यू तक होती है। यदि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ये लार्ज होता है, साइज में 10 to 150 मिलीम्यू तक होता है। यदि हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल तो वेरी सिंपल टाइप की सेल्स होती है, प्राइमरी टाइप की सेल्स होती है। और यदि हम बात करें यूकैरियोटिक की तो ये कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स टाइप की, डेवलप्ड होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। फिर सेल वॉल की यदि बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और ये एमिनो शुगर और म्यूरेमिक एसिड का बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ। और ये यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, और यदि हम फंजाई की बात करते हैं तो इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। यदि न्यूक्लियस की बात करते हैं तो यहाँ हम प्रोकैरियोटिक सेल में हम पहले ही बता चुके हैं कि मेन डिफरेंस इसमें कैरियन का है, यानी न्यूक्लियस का ही है, यानी इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस नहीं मिलता है, केवल इसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए मिलता है जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं, और वही हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो इसमें जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम, फुल्ली डेवलप्ड क्रोमोसोम्स पाया जाता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड टाइप का मिलता है, और उसमें डीएनए मिलता है, जीन्स मिलते हैं जो कि कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने में हेल्प करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर एब्सेंट होती है प्रोटीन में, प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो ऑल आर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो दोनों में राइबोसोम्स मिल रहा है। फर्स्ट में जो हो रहा है वो प्रेजेंट है, बट 70S टाइप का राइबोसोम है जो 2 सब यूनिट से मिलकर के बना है, 50S एंड 30S सब यूनिट से मिलकर बना है। यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो ये लार्जर है साइज में, 80S टाइप का है, और उसके सब यूनिट है 60S प्लस 40S टाइप के हैं। सेल डिवीजन की यदि हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन एमाइटोसिस टाइप का होता है, यानी असूत्री विभाजन जिसको हिंदी में हम कहते हैं। यूकैरियोटिक की हम बात करते हैं तो माइटोसिस या मियोसिस, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं मियोसिस को, यानी समसूत्री या अर्धसूत्री, इस प्रकार का डिवीजन इसमें होता है। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल चूंकि बहुत सिंपल प्रकार की होती है, बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप की होती है, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं मिलता, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं, केवल यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें ऑस्मोसिस के थ्रू बाय ऑस्मोसिस है ना, बाय डिफ्यूजन, बाय ऑस्मोसिस या बाय डिफ्यूजन जो होता है यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। जबकि यदि हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में बकायदा रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी बनती है, एटीपी के फॉर्म में प्रिजर्व होती है, वहाँ पर हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेशन होता है। फिर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ थैलेकॉइड में फोटोसिंथेसिस होता है, और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें होती है। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये सब हुआ। और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स हुआ। अगर सेल डिवीजन की यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। तो ये हो गए प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का
डिवीजन। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस प्रकार का दिखाई देता है और उसके स्ट्रक्चर में क्या आपको उस पिक्चर के माध्यम से हम बता देते हैं कि किस प्रकार का उसमें डिफरेंस होता है। तो ये हुआ सेल स्ट्रक्चर, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल चारों तरफ से सेल वॉल से बाउंडेड है। ये सेल वॉल है, सेलुलोज से बनी हुई है, परमेबल है ना, थोड़ी रिजिड है। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल रही है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है, पतली है उसकी अपेक्षा, सेल वॉल की अपेक्षा। और ये सेलेक्टिव परमेबल है, यानी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को अपने अंदर बाहर जाने की परमिशन देती है या होता है। यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स है। फिर इस सेल मेम्ब्रेन के भीतर हम देखते हैं तो लिक्विड एक भरा हुआ रहता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर हम बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स और सेल इंक्लूजन्स को देखते हैं। तो एक तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा सेंटर में एक वैक्यूल्स मिल रहा है। ये वैक्यूल्स प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर लेता है, कभी कभी 90% एरिया भी कवर कर लेता है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसमें कुछ एंजाइम्स रहते हैं, कुछ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी रहते हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो रहता है। फिर इसके साथ में आप देख रहे हैं इसमें और भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं। ये सेल इंक्लूजन्स हो गया, सेल ऑर्गेनल्स हो रहे हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी हुआ, न्यूक्लियस है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि हम इम्पोर्टेंट इसका सेल ऑर्गेनल्स है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्डेड है, यानी इसमें दोहरी झिल्ली मिल रही है, डबल मेम्ब्रेन है। एक बाहर की तरफ है वो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर की तरफ जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में आप देख रहे हैं कि कुछ ये गैप नज़र आ रहे हैं। ये गैप क्या है? न्यूक्लियर पोर है। और इसके अंदर एक लिक्विड है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और मध्य में एक आपको दिखाई दे रहा है, सेंटर में न्यूक्लियोलस है। और इसके चारों तरफ या तो न्यूक्लियोप्लाज्म है या न्यूक्लियोलस, दोनों में ही क्रोमेटिन नेटवर्क धागे के जैसे एक पतली संरचना दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ये क्रोमेटिन नेटवर्क ही आगे चल करके क्रोमोसोम बनाता है और क्रोमोसोम में जो डीएनए है, जीन्स है, वही आगे चल करके सेल डिवीज़न के बाद न्यू सेल्स में अपने कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं। तो ये वास्तव में एक कंट्रोल ऑर्गन है सेल का। जैसे कि हमारे ब्रेन हमारा कंट्रोल ऑर्गन है, उसी तरीके से सेल का कंट्रोल ऑर्गन न्यूक्लियस होता है जो बहुत सारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको भी कंट्रोल करता है, सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है, ऐसे है। फिर उसके बाद इसमें एक मेन सेल ऑर्गेनल्स है क्लोरोप्लास्ट, जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको कि हम कहते हैं स्ट्रोमा। और इसमें कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है, ये इस तरीके का, जिसको कि हम कहते हैं थैलेकॉइड। ये एक दूसरे के ऊपर प्लेट के जैसे जमी हुई है और एक साथ हम इसको कह देते हैं ग्रेना। तो ये ग्रेना आप देखिए, ये 1 2 3 4 इस तरीके से कई ग्रेना है। ये ग्रेना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जिस स्ट्रक्चर से ये जुड़े हुए हैं ये कहलाता है स्ट्रोमा लैमेली। इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या कहला रहा है? स्ट्रोमा कहला रहा है। अब ये फोटोसिंथेसिस का मेन काम करती है, यानी सनलाइट लेती है और फूड का फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट बनाती है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। एक चीज़ ये है कि इसमें प्लाज्मिड मिलता है, यानी सर्कुलर डीएनए मिलता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह में होता है। तो ये जो है ये मिलता है, प्लस इसमें राइबोसोम्स भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, राइबोसोम्स भी मिलता है। इसलिए ये इसको हम सेल्फ ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। और तो डिवीज़न का भी पावर है इसमें, और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की भी पावर है। इसलिए ये अर्ध स्वनियंत्रित, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो ऑर्गन है, यानी सेमी ऑटोनोमस। ये हुआ। फिर एक आपको दूसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये मेन करता है फूड का ऑक्सीडेशन, भोजन का ऑक्सीकरण, यानी फूड का एसिमिलेशन, और एनर्जी बनाता है। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? पावर हाउस, एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। तो ये भी डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। ये इनर इसकी मेम्ब्रेन है, ये देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसलिए बना रही है ताकि इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाए। सरफेस एरिया यदि बढ़ जाता है तो यहाँ फूड के ऑक्सीडेशन का ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा बनती है और एटीपी ज़्यादा बन पाता है।
तो इसलिए ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के फॉर्म में अपने एरिया को बढ़ा लेती है इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक लिक्विड पाया जा रहा है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो जब हम इसका डिटेल सेल ऑर्गेनेल्स का पढ़ेंगे, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को, तो हम इसका स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़ेंगे और इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे। अभी हम इन शॉर्ट बता दे रहे हैं। फिर यहाँ पर एक मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हैं कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ इसकी जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, इसमें किसी टाइप के कोई स्ट्रक्चर उसमें चिपका नहीं है, तो ये कहला रही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहीं पर आप इसी प्रकार का एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं कि ट्यूब के जैसे बनी हुई है और यहाँ अंदर लिक्विड सेम टू सेम है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ येलो कलर के स्पॉट्स बने हुए हैं जो राइबोसोम्स के हैं, यानी इसमें कुछ राइबोसोम्स चिपके हुए हैं जिसकी वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी कर सकती है। तो ये हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर मिल रहा है यहाँ पर गोल्जी एपरेटस मिल रहा है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, इसके अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है, इसमें सिस्टर्नी है, वेजाइकल है ना। तो जब हम पढ़ेंगे डिटेल तो वो भी उसका भी देखेंगे। तो ये हुआ हमारा प्लांट सेल्स में कुछ राइबोसोम्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं जो प्रोटीन फैक्ट्री जिसको हम कहते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, है ना। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया प्लांट सेल का। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये, और प्लाज्मोडेस्माटा जो बीच में गैप है जिसके जरिए ये कुछ पदार्थों का एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने का काम होता है, कुछ गैप है। अब आता है एनिमल सेल है। एनिमल सेल भी अबाउट सिमिलर ही है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेलेक्टिव परमेबल है, जो पतली है, फ्लेक्सिबल है, उसके चारों तरफ कोई भी सेल वॉल जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। परंतु जो मॉडर्न रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक सेल कोट, कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई एक सेल कोट मिलती है। तो ठीक है, सेल कोट के बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, वैसा ही जैसा कि प्लांट सेल में मिल रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि अभी हमने बताया प्लांट सेल में, वैसा ही इसमें भी मिल रहा है। गोल्जी एपरेटस वैसा ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे प्लांट सेल में था वैसा ही इसमें है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भले ही इसमें कम है, इसमें अधिक हो सकती है, बाकी स्ट्रक्चर सबका सेम है, फंक्शन सबका सेम है। यहाँ हमने देखा था वैक्यूल्स काफ़ी बड़ा था, साइज में सिंगल था। यहाँ हम देखते हैं कि वैक्यूल्स जो है वो बहुत से हैं और छोटे छोटे हैं, ये मिल रहा है। राइबोसोम्स भी वैसा ही मिल रहा है। तो ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, ये चीज़ है, इसमें लाइजोसोम मिलता है। लाइजोसोम जो कि सिंगल बाउंडेड होता है और अंदर इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलते हैं, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो जो हमारे अनडिज़ायर्ड मटेरियल्स है या डेड सेल्स वगैरह है उसका डाइजेशन करते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी वो सेल्फ अपना खुद ही डाइजेस्ट होकर के खुद समाप्त हो जाते हैं, तो उसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये हम जब लाइसोसोम पढ़ेंगे तो हम डिटेल इसका वो भी पढ़ेंगे। तो एक यहाँ पर ये हो गया डिफरेंस कि यहाँ पर लाइसोसोम एब्सेंट था, यहाँ लाइसोसोम प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रोजोल और सेंट्रोजोम भी पाया जाता है, और सेंट्रोजोम प्लांट सेल में नहीं मिलता है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, तो क्रोमेटिन नेटवर्क, ये सब मिला के क्या हो गया, न्यूक्लियस। फिर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है ना, फिर गोल्जी एपरेटस है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम्स है। तो लगभग सेम है, कुछ डिफरेंसेस है जो मैंने बता दिया आपको। अब आगे की क्लासेस में हम ये देखेंगे कि जितने भी ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनका अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये दोनों चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट 1 था, अब हम फिर इसके पार्ट 2 में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, गुड बाय।